हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। बिहार, जिसे ज्ञान की धरती, जिसे लोकतंत्र की जननी के तौर पर जाना जाता है, आज एक अजीब विरोधाभास में फंसा हुआ है। आज बिहार में शराबबंदी को पूरे 9 साल पूरे हो चुके हैं। कागजों पर बिहार में शराब बैन है, लेकिन जमीन पर होम डिलीवरी चालू है। सवाल बहुत चुभने वाला है कि एक ऐसा राज्य जो भारत का सबसे गरीब राज्य है, क्या वह हर साल 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू छोड़ना अफोर्ड करता है? आखिर क्यों एक सदाचारी कानून आज पुलिस, प्रशासन और अदालतों के गले की हड्डी बन गया है? आज हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे, आज हम डेटा की बात करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे और यूपीएससी के चश्मे से भी समझेंगे कि शराबबंदी जो बिहार में की गई एक साहसी कदम था या एक ऐतिहासिक भूल थी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके क्या प्रभाव बिहार ने झेले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति बनाम नीयत की। देखिए, नीयत 2016 में जो कानून लाया गया था उसके पीछे बहुत अच्छी थी। बिहार में शराब और इल्लीगल शराब, इन सब से हो रहे दुष्प्रभावों को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी नीयत के साथ यह कानून लाया गया था। सरकार की नीति वर्ष 2016 में आती है, जहां पर उन्होंने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उद्देश्य था नशा मुक्त समाज बनाना और घरेलू हिंसा में कमी लाना। लेकिन जमीनी हकीकत अगर आज हम देखें 2025 में, तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की, जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और समानांतर अर्थव्यवस्था, एक पैरेलल इकोनॉमी विकसित हो चुकी है। यह एक बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, राज्य ने जिस उद्देश्य से किया था, तो वह उद्देश्य समझिएगा। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 47 जो राज्य को नशीलों पदार्थों पर रोक लगाने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 47 की स्पिरिट को फॉलो करते हुए इसमें 4 बड़े लक्ष्य रखे गए। पहला था महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा को कम करना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उद्देश्य था। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था। इसके साथ साथ अपराध से मुक्ति एक बड़ा लक्ष्य था, जिसकी वजह से जो शराब के कारण अपराध बढ़ रहे थे उनको रोकने का लक्ष्य था, दुर्घटनाएं रोकने का लक्ष्य था, गरीब की जेब में पैसा बचाने का लक्ष्य था। तर्क बहुत सीधा था कि मजदूर शराब नहीं पिएगा तो पैसा बच्चों के लिए, बच्चों के खाने और दूध पर खर्च करेगा, परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। सुनने में यह किसी राम राज्य जैसा फील देता है, लेकिन सच यह है दोस्तों कि गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक गुड रिजल्ट्स। यानी कि अच्छी नीयत से ही केवल अच्छी नीति नहीं बनती है। 9 साल में क्या हुआ, क्या हमें समाधान मिला, या फिर यह एक नई मुसीबत बनकर आया, यह समझना भी जरूरी है। तो क्यों हम इसको विफल मान रहे हैं, विफलता किन आधारों पर इसकी कही जा रही है, उसको समझिएगा। विफलता का मूल कारण है बिहार राज्य की क्षमता। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की क्षमता बहुत कम है। बिहार भारत का गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय औसत का 35% है बिहार की प्रति व्यक्ति आय। पुलिस और पब्लिक के रेशो की अगर बात करें तो ये देश में सबसे कम है। पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी कठोर कानून को लागू करने के लिए हमें कठोर और सक्षम प्रशासन चाहिए। लेकिन बिहार में क्या हुआ, सीमित पुलिस बल था। जोर लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन पर जो लगना चाहिए था, वो केवल और केवल बोतल हंटर बनकर रह गए। बस वो बोतल ढूंढ रहे हैं, शराब पीने वाले ढूंढ रहे हैं। एक गरीब राज्य की पूरी मशीनरी एक ऐसे उद्देश्य के पीछे भाग रही है जो ना तो वो रोक पा रही है, और उसके साथ साथ समस्या जो अन्य लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है वो बढ़ती जा रही है, और यही बिहार का एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। दूसरी चीज भी समझिएगा कि बिहार में सिस्टम पर कितना ओवरलोड बनता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद एक बार टिप्पणी की थी कि कैसे बिहार की अदालत में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार की जेलें वहां की क्षमता से अधिक भरी हुई हैं, और इनमें बंद कौन है? बड़े माफिया,
बड़े अपराधी नहीं, ज्यादातर वो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो या तो पौआ के साथ पकड़े गए थे या सिर्फ करियर बॉय थे, यानी कि डिलीवरी एजेंट थे। यह एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर है जहां पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंचती, बल्कि वह छोटे और दोयम दर्जे के लोग जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, वह एक टारगेट फुल करने के लिए उन्हें पकड़ के जेल में डाल रही है। अदालतों का समय बर्बाद हो रहा है और रियल अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि बंदी के बावजूद भी किस प्रकार यह एक पैरेलल इकोनॉमी बनता चला गया, किस प्रकार से एक शराब माफिया राज चल रहा है। देखिए, शराबबंदी ने शराब तो खत्म नहीं की, यह क्लियर है, लेकिन सिर्फ इसने क्या किया, मार्केट शिफ्ट कर दिया। पहले जो पैसा सरकार के खजाने में जाता था, अब उस पैसे से अगर वो पैसा इतना आता तो आप सोचिए, स्कूल बनते, अस्पताल बनते, लेकिन अब वो पैसा जा रहा है माफिया सिंडिकेट के जेब में, जो कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर, यूपी, झारखंड के रास्ते से तस्करी होती है, बच्चों तक का करियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज देखी जा रही है वह है जहरीली शराब। जब लीगल सप्लाई कट जाती है, डिमांड तो खत्म नहीं होती, अब किधर डिमांड मुड़ जाएगी, एक खतरनाक सप्लाई चेन की ओर। अगर आप देखें तो छपरा और सीवान में जो जहर कांड हुए हैं, जहरीली शराब पीने वालों से डेथ के कांड हुए हैं, वे गवाह हैं कि कैसे एक पॉलिसी ने अनजाने में ही सही, लेकिन मौत का एक व्यापार खड़ा कर दिया है, और मासूम लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग इसमें मर रहे हैं। ये पक्ष केवल नीतिगत नहीं है, केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है, यहां पर मामला आर्थिक भी है। अगर हम आर्थिक नुकसान की बात करें, अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें, तो अनुमानित तौर पर बिहार को हर साल एक्साइज ड्यूटी से करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के तौर पर होता। अब सोचिए, अगर ये पैसा जाता और ये पैसा मिलता तो शायद हर साल 10 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जा सकते थे, हजारों किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई जा सकती थी, स्कूलों का कायाकल्प किया जा सकता था। देखिए, एक बात को समझिएगा कि समृद्ध राज्य अगर है, जैसे बिहार है, जैसे गुजरात है, गुजरात ने भी शराबबंदी की, लेकिन वह इस नुकसान को झेल सकता है। लेकिन बिहार, जहां पर पलायन और बेरोजगारी चरम पर हो, वह इतनी बड़ी आर्थिक क्षति को, चोट को कैसे ले पाएगा? यूपीएससी में इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें समझ में आएगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और शराबबंदी ने बिहार के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ताक पर तो रखा ही है, बलि तो उसकी दी है कई सारे मायनों में। अब इसका महिलाओं पर क्या असर हुआ? क्योंकि शराबबंदी को सामान्यतः कहा जाता है इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, उनके परिवारों में शांति आई और खुशी आई। तो महिलाओं पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोहरा बोझ बना। यहां पर इल्यूजन और रियलिटी को चेक करना पड़ेगा आपको। सरकार का सबसे बड़ा तर्क था कि हम शराबबंदी करेंगे, महिला सशक्तिकरण होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों पर शराबी कम दिखने से महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होगा। पुरुष अगर अपनी कमाई शराब में नहीं वेस्ट करेंगे तो वो घर में लाएंगे, यह एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। जब घर का कमाने वाला व्यक्ति, जो ब्रेड विनर है, वो जेल चला जाए शराब पीने या शराब लेके उसके करियर के तौर पर काम करने में, तो उस महिला पर क्या गुजरेगी? वकील की फीस, पुलिस का जो खर्चा है, चालान है, घर चलाने का बोझ है, ये सब उस महिला पर आ जाएगा जो महिला अर्न भी नहीं कर रही है। जो एनएफएचएस के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि घरेलू हिंसा में रियलिटी में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा जहरीली शराब से जब पति मर जाता है तो विधवा महिला किसी भी सरकारी मुआवजे के डर से अपनी जो बात है वो पुलिस तक पहुंचा भी नहीं पाती। यह सुरक्षा नहीं है, यह एक तरीके से हैरेसमेंट का एक नया मॉडल बन गया है। आपने शायद मुख्यमंत्री को विधानसभा में कहते सुना होगा कि उनको किस बात का कंपनसेशन, जहरीली थी पी लिए तो उनके लिए क्या, गलत कर रहे थे तो उसका पनिशमेंट। लेकिन आप समझिए, इसको दूसरे नजरिए से भी देखिए दोस्तों। यहां मुद्दा यह नहीं है कि शराब होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, मुद्दा है गवर्नेंस का।
क्या आप रातों रात समाज की नैतिकता बदल सकते हैं? इतिहास गवाह है कि अगर हम 1920 में अमेरिका की बात करें तो उसको प्रोहिबिशन एरा कहा जाता था। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्य भी टोटल प्रोहिबिशन करने की कई चीजों पर कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल ही होता है। पूर्ण प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो वो हमने देखा है, अक्सर इतिहास ने दिखाया है कि वो पूरी तरीके से अक्सर विफल ही हो जाता है। सफल वो मॉडल होते हैं जो विनियमन पर चलते हैं, जो रेगुलेशन पर चलते हैं, बैन पर नहीं। बिहार में प्रशासन और उसकी जनता के बीच एक चोर सिपाही का खेल चल रहा है, और जिससे कानून का इकबाल भी कम हुआ है, कानून का जो पावर है वो उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। समाधान क्या होना चाहिए? क्योंकि 9 साल एक लंबा समय है प्रयोग करने का। तो पहली चीज तो डीक्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए। जो शराब पीने वाले लोग हैं उन्हें जेल भेजने के बजाय उन पर जुर्माना लगाया जाए या उन्हें सुधार गृह भेजा जाए। राज्य का एकाधिकार ऐसे मामलों में कर देना चाहिए जैसे राज्य खुद कड़े नियंत्रण में बिक्री करे, जैसा कि स्कैंडिनेवियन मॉडल में होता है, जिससे राजस्व भी आए और लोग गलत इस्तेमाल ना कर सकें। तीसरा, टारगेटेड एक्शन लिए जाने चाहिए। पुलिस का फोकस गरीब उपभोक्ता पर नहीं बल्कि बड़े माफिया और सप्लायर्स पर होना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक लोगों को आप जागरूक नहीं करेंगे, डंडे के जोर से आप नशा मुक्ति नहीं करवा सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत कठोर कानून बनाएंगे और नशा मुक्ति होगी, तो नहीं हो सकती। डंडे के जोर से नहीं किया जा सकता, जागरूकता से जरूर किया जा सकता है। तो जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डर और डंडे के जोर से नहीं, जागरूकता और शिक्षा से नशा मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर सरकार को बेचना है तो वो मोनोपोली रख सकती है, खुद पूरे नियंत्रण में ये करे, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, तो भी ये चीज सक्सेसफुली चल सकती है। तो महत्वपूर्ण रूप से आपको यह ध्यान रखना चाहिए, इस पूरी 9 साल की पॉलिसी का अगर एक सिंपल लाइन में निष्कर्ष दिया जाए तो कह सकते हैं कि गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक गुड पॉलिसीज। यानी कि अच्छी नीयत हमेशा अच्छी नीति नहीं बनाती है। बिहार को प्रशासनिक हट छोड़कर व्यवहारिक सुधारों की ओर बढ़ना चाहिए। बिहार की शराबबंदी एक नोबल इंटेंट विद फेल्ड एग्जीक्यूशन, अच्छी नीयत और खराब क्रियान्वयन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। 9 साल बाद यह कानून समाज सुधार कम प्रशासनिक हट ज्यादा दिखाता है, और जब तक बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा पर वार नहीं होगा, तब तक लोग नशे का सहारा लेते रहेंगे। असली नशा मुक्ति शराब की दुकानों को बंद करने से नहीं होगी, अवसर के दरवाजे खोलने से होगी। आपका क्या मानना है? आप भी अपने विचार खुलकर दीजिए, क्योंकि आपके विचार हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। बात केवल बिहार की नहीं है, बात समाज की है, बात पॉलिसी की है, बात पॉलिसी के एग्जीक्यूशन की है, और एग्जीक्यूशन फेल्योर की है, प्रशासनिक हट की है। इस प्रकार आगे के विश्लेषण के लिए मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।